आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता का हर मुद्दा बड़ी ही बेबाकी के साथ बुलंद किया जाता है। और आज का मुद्दा भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्दा सीधा जनता से जुड़ा हुआ है। मुद्दा है वक्फ का। वक्फ कानून को लेकर के कई याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई है और अब खबर मिल रही है कि 16 तारीख से सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। तो सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट में अटक सकता है ये बिल, यानी कि यह कानून, ये विधेयक, और इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, देश की जनता हमारे साथ मौजूद रहेगी। लेकिन सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के साथ एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई की तारीख और बेंच तय हो गई है। 16 अप्रैल को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले पर सुनवाई करेगी। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अब तक लगभग 20 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। याचिका दाखिल करने वालों में कांग्रेस, आरजेडी, सपा, डीएमके, एआईएमआईएम और आप जैसी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के अलावा जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल है। मणिपुर में एनडीए के घटक एनपीपी के विधायक हसन ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपनी याचिका में वक्फ कानून में किए गए संशोधन पर चिंता जाहिर की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट का कॉल और दूसरी तरफ जुमे का मौका, ऐसे में शहर शहर अलर्ट भी जारी किया, सुरक्षा पुख्ता की गई। उधर मुंबई में एआईएमआईएम के वारिस पठान प्रदर्शन करने पहुंचे, तो लखनऊ से लेकर जयपुर तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ वक्फ कानून पर सियासत चमकाई जा रही है या आम मुसलमान भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान आज की इस डिबेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। अवधेश उपाध्याय जी मौजूद रहेंगे जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ मौजूद रहेंगे विजय कौशिक जी, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। अलंकृता मानवी जी हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। पंडित राजेश शर्मा मौजूद रहेंगे, सैयद जवाद मौजूद रहेंगे, मौलाना नाजिब अशरफी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ शबनम खान जी भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं और अनवर मिर्जा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। मौलाना अशरफी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ, सभी खास मेहमानों और जनता का स्वागत करते हुए। मौलाना साहब, क्या लग रहा है कि अब मामला कोर्ट पहुंच चुका है, कई सारी याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, लेकिन अटक सकता है कुछ कोर्ट में, ऐसा यकीन है आप लोगों को? क्योंकि याचिकाएं दाखिल आप लोग लगातार कर रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, करीब करीब 16-17 याचिकाएं बताई जा रही हैं। देखिए, याचिकाएं मैं तो खैर दाखिल नहीं कर रहा, लेकिन हाँ मुस्लिम लोग इसमें याचिका दाखिल कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता ये तो कोर्ट का विषय है। कोर्ट देखेगा उसको, कोर्ट अपने हिसाब से देखेगा जो उसको लग रहा है, क्योंकि दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है। लेकिन मैं समझता हूँ वक्फ बिल पर इतना उधम मचाने की क्या ज़रूरत है। कहीं ना कहीं देखिए, जो काम आपने किया है वो था तो गलत ही। सरकार ने ये वक्फ बिल का जो मुद्दा उठाया, तो मेरे ख्याल से इसमें जाना किसी भाई को कुछ नहीं है, किसी को फायदा नहीं होना है। हम कौन मचा रहा है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहल ही है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि मैं आपने जो कहा उस पर सवाल पूछ रही हूँ, उधम कौन मचा रहा है? नहीं, उधम तक जाहिर सी बात है, किसी को पीड़ा होगी तो वो तो चीखेगा ना। जब आप किसी को दबाएंगे, किसी उंगली दबाएंगे, किसी का पैर दबाएंगे, किसी भी तरह से जब आप किसी को पीड़ा पहुंचाएंगे तो उसकी चीख तो निकलेगी। फिर आप कहेंगे ये रो क्यों रहा है, या तो ये पागल हो सकता है, कोई बच्चा है। ना वो बच्चा है ना पागल है, वो जानता है उसको पीड़ा हो रही है, तो इसलिए वो चीख रहा है, इसलिए याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। क्या जरूरत थी भाई वक्फ बिल पर इतना सब कुछ करने की? पहले से भी तो हो रहा था ना। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अच्छी बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी कहती है हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका साथ, विकास, विश्वास कहाँ है? आप मेरे ख्याल से अगर मुस्लिम भाइयों को ये कहते हैं कि हम आपके वक्फ बिल की जमीनों से आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाले हैं, या फिर उनके विचार कहीं हैं? शबनम जी, क्या हो रहा है? सरकार का तो उद्देश्य ये था कि किसी भी प्रकार से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। इससे पहले भी बहुत मौकों पर सरकार ने अलग अलग मुद्दों को लेकर की ये कोशिश की ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और इस मुद्दे को लेकर के भी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश ही हो रही है। तो फिर इल्जामात, तोहमतें आखिर क्यों लग रही है? तोहमतें वो लोग लगा रहे हैं शाजिया जी जिनकी दुकानें बंद होने जा रही हैं, जो मुसलमानों के नाम पे, वक्फ के नाम पे, चाहे वो कब्रिस्तान हो, चाहे वो और ज़मीनें हो, लेकर बैठे हुए थे और अपने पेट मोटे करके बैठे हुए थे। जो मुसलमानों को वक्फ की ज़मीन से फ़ायदे पहुंचने चाहिए थे, आप मुझे बताइए कितने स्कूल खुल गए, कितनी चीज़ें, क्या कौन सी ऐसी चीज़ इन्होंने बिल्ड कर दी उस ज़मीन से कि मुसलमान जो गरीब तबका था वो अपलिफ्ट हो गया हो?
क्योंकि क्या किस लिए दी गई थी वो वक्फ की? मैं किसी को अपनी कोई जमीन या कोई अपनी चीज आपके अच्छे भविष्य के लिए दूंगी ना। अक्सर यहाँ पर डिबेट में वो लोग मौजूद रहते हैं जो वक्फ का नेतृत्व करते हैं या मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं। वो बताते हैं कि दिल्ली में ही, खुद दिल्ली में ही कई ऐसी जगह हैं जो कि वक्फ की जमीन पे चल रही हैं और वहाँ पर गरीब मुसलमानों का भला हो रहा है। क्या चीज? कौन से मुस्लिमों का भला? फिर मुसलमान औरतें बेचारी रोती पीटती क्यों घूम रही हैं दिल्ली के अंदर? क्या चल रहा है? मैं आपसे बहस करने के लिए यूपी में बताइए क्या चल रहा है? पहले मैं बता दूं। देखिए, दिल्ली की बात करेंगे तो यूपी पहुंच जाएंगे। अभी आप यूपी की बात करने लगेंगे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगे। बात उसको छोड़ दीजिए। बात इसकी है कि इन लोग जो ओवैसी जी जो सबसे ज्यादा उछल रहे हैं, उन्होंने भी वक्फ की नाम पर बहुत सारी जमीन ऐंठ रखी है। ये लोगों का क्या धंधा है कि सिर्फ आई मी माई सेल्फ, मुसलमान चाहे भीख मांग। ये तो कनॉट प्लेस को भी कह देते हैं ये हमारा है, वो तिरंगा झंडा वाली जमीन भी हमारी है, ये जो संसद खड़ी है ये भी हमारी है। तो इनकी भाषा पर मत जाइए, क्योंकि ये मुसलमानों को बदनाम करने का काम करते हैं, ये इस्लाम धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं। गरीब मुसलमान को जरूरत है शिक्षित होने की, आगे बढ़ने की और आर्थिक रूप से संपन्न होने की। जब वो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे तभी तो वो कुछ कर पाएंगे। इन्होंने ना उन्हें पढ़ने दिया ना आगे बढ़ने दिया। आज अगर कोई सरकार उनको आगे लेकर जा रही है, उनकी जमीनों पर कुछ अच्छा करने जा रही है, तो इनके पेट में इसलिए दर्द है। ये थे उस प्रॉपर्टी के शहंशाह, इन्होंने उसको अपनी तरह से इस्तेमाल किया है। सुना है कि रिश्तेदारों में भी बांटी जाती थी वक्फ की जमीनें, कुछ ऐसा सुना है? नहीं, ऐसा सुना नहीं है, ऐसा है। जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये लोग चंद मौलाना, मैं तो कह रही हूँ ये मौलाना भी नहीं थे, ये धर्म के भी ठेकेदार नहीं थे, ये सब नकली लोग थे। कुछ नकली लोग, कांग्रेस ने वक्फ का नाम लेके उनको दाढ़ी टोपी लगाई, मुसलमान मौलाना बनाया और उनके हाथ उनको सुपुर्द कर दी कि देखिए आप इस्तेमाल करिए और जब हमें जरूरत होगी आप हमारे मोहरे बनकर काम करिएगा। ये कांग्रेस ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया। ठीक है। सैयद जवाब से जवाब ले लेते हैं। जवाब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। बात का आगाज एक शेर से करता हूँ कि बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाब गुलिस्ता क्या होगा। देखिए यही शेर कहीं आप लोगों पर उल्टा ना पड़ जाए। नहीं, देखिए क्या है, अभी संवैधानिक तौर पे बात हो रही थी, संविधान की बात हो रही थी। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के बारे में? और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा जो राज्यपाल बनाए गए हैं उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन उठा के देख लीजिए क्या करा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे उत्तर प्रदेश के बारे में ये बोला है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो जो सिविल के मामले होते हैं उनको क्रिमिनलाइज कर देती है। और बेइंतहा ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो न्याय व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। बाकी इनके राज्यपालों के बारे में कहा है, जिस तरीके से असंवैधानिक काम ये लोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और एक बार नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड में एक ऐसा प्रावधान था आर्टिकल 40 के अंदर कि अगर कोई वक्फ बोर्ड की जमीन जानबूझ करके कब्जा कर लेता था तो उसके लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू होता था, उसको आसानी से बेल नहीं होती थी। आपने इसमें क्या कर रखा है कि आर्टिकल 40 तो खत्म करा और उसमें यह है कि आपको इजीली बेल मिल जाएगी, आप वक्फ बोर्ड की संपत्ति कब्जा कर लें और आप इजीली बेल ले सकते हैं, जा सकते हैं। ये आप वक्फ बोर्ड के कानून को मजबूत करने के लिए लेकर के आए या उसको कमजोर करने का काम करा है? बता दे सरकार। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी प्लीज जरा आगे आइए और जवाब दे दीजिए। जी देखिए पत्रकार महोदय, वक्फ बोर्ड की बात चल रही है यहाँ पे। वक्फ बोर्ड बिल जो आया है हमारा, पहले तो ये समझिए आप वक्फ का मतलब क्या है। वक्फ जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है कि कोई चीज़ हम दान में दे रहे हैं अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, ठीक है। यहाँ पर आप यूँ कहें कि परोपकार के लिए हमने किसी को दान में दिया है। दान में देने का मतलब ये है कि ये नहीं कि आप उसे कब्जा करके बैठ जाइए। उसके बाद सुनिए प्लीज, आपके पीछे मैंने बोला प्लीज साइलेंट प्लीज। ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं होती है। तमीज सीधे डिबेट की मर्यादा समझिए। डिबेट कैसे होती है, पॉइंट पर रहिए प्लीज, मर्यादा समझिए। डिबेट है, ये दंगल नहीं है। ठीक है। अरे महाराज बात सुनिए, जवाब पे रहिए प्लीज, इतना समय नहीं है। मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ। आज यदि केंद्र सरकार मुस्लिम जो गरीब मुस्लिम है उनके हक की बात कर रही है तो दिक्कत क्या है भाई? एक बात बताइए, 9 लाख करोड़ 9 लाख एकड़ करीब जमीन है इसकी वक्फ बोर्ड की, ठीक है। उसमें 2,32,000 जो है एकड़ आपकी उत्तर प्रदेश में है, जो अधिकांश जो सपा के जो नेता उनके कब्जे में है, वो उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। अच्छा एक बात बताइए, जब वक्फ बोर्ड बना था तो भाई इसलिए बना था ना कि मुस्लिम जो
गरीब परिवार हैं उनका पालन पोषण हो सके। लेकिन आप ये बताइए मुझे, वक्फ बोर्ड का कोई मेडिकल कॉलेज खुल रहा है जहाँ कोई मुस्लिम गरीब बच्चा पढ़ रहा है, मेडिकल की शिक्षा ले रहा है, या कोई स्कूल खुल रहा है, या कोई ऐसा अस्पताल है जिसमें गरीब मुसलमानों का कोई इलाज चल रहा है? तो केवल ये वक्फ बोर्ड का वही विरोध कर रहे हैं जिन्होंने सीए का विरोध किया था, सीए पर देश को भड़काया था, सीए पर देश को जलाया था, सीए पे इन्होंने कहा था कि देश के मुसलमानों की नागरिकता जा रही है, जबकि क्या हुआ, देश के किसी मुस्लिम की नागरिकता सीए आने से नहीं गई। उससे पहले आपने देखा 370 का विरोध किया गया, लेकिन 370 आने के बाद क्या हुआ, कश्मीर आज फल फूल रहा है। कश्मीर का जो युवा जिसके हाथ में ये लोग पत्थर दिया करते थे, आज कश्मीर के वो युवा जो है हाथ में किताब लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 370 वहां से हटाई गई। लेकिन विरोध किसने किया? विरोध उन्होंने ही किया। उसके बाद ट्रिपल तलाक आया, उसका विरोध किसने किया? इन्हीं लोगों ने विरोध किया। जो देश हित का कानून आया देश में, उसका विरोध करने वाले यही लोग हैं। ठीक है, 10 सेकंड में ही जवाब दीजिएगा। इनको गरीब मुसलमानों की बड़ी चिंता होने लगी। माइनॉरिटी का बजट कितना है? शिक्षा का बजट इस सरकार ने घटा दिया। माइनॉरिटी को 5,000 करोड़ रुपए का बजट देते हैं। जो गरीब मुसलमानों को मिलने वाली स्कॉलरशिप थी वो इस सरकार ने बंद कर दी। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद कर दी और ये गरीब मुसलमानों की चिंता। 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए। उसके बाद नहीं बोलूंगा, 10 सेकंड और। अभी ये कह रहे हैं 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 19 लाख करोड़ रुपए एक दिन में शेयर मार्केट के अंदर लोगों का डूब गया। उसके ऊपर जवाब नहीं। उसके किसका डुबाया आपने? ठीक है, कब बंद करेंगे? अभी आप मुझे ये बताइए और सुनने के लिए धैर्य रखिए और जवाब ये दीजिए कि कितने वक्त से वक्फ है? लंबे वक्त से वक्फ है। आपको अंदाजा है कितने वक्त से है? 1954 से लेकर आज 2025 के भी तक क्या क्या हुआ है गरीब मुसलमानों के लिए? कुछ डेटा है आपके पास? नहीं, मेरे पास तो बहुत डेटा। आप बता दीजिए। ये कह रहे हैं बहुत डेटा है, सिर्फ जुबानी डेटा नहीं चाहिए, कुछ आप गिनवा पाएंगे? सुनिए 2013 के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन करा गया। उसमें प्रावधान 2013 तक 54 से लेकर 13 तक का डेटा दीजिए। मैं आपको दे रहा हूँ, 54 का दे रहा हूँ, 95 का दे रहा हूँ, 2013 का दे रहा हूँ। जो वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा करी हुई थी, आप शाहनवाज हुसैन साहब का सदन के अंदर स्टेटमेंट उठा के दे दिया था। उस वक्त हमको उठा, बिल्कुल सदन के अंदर दिया हुआ। वो जो जमीनें हैं मुसलमानों की हमारी मिल्कियत है। हम किसको दान देंगे, किसको नहीं दान देंगे? मुसलमान गरीबों को नहीं देंगे। अरे गरीब मुसलमानों के लिए है वो। बहुत सी जगह पर गरीब मुसलमानों को उससे जो किराया आता है हम जानेंगे, हम देखेंगे, हम जो होगा वही फैसला। ही हुंडई कहलाती है, इसे हुंडई कहते हैं। सुनिए 7% उसका प्रॉपर्टी का इंक्रीमेंट होता था। वक्फ बोर्ड की जमीनों पे जो लोग लीज पे लेते थे 7% का। गरीब मुसलमानों के लिए आपने कितने अस्पताल, कितने स्कूल, शिफाखाने कहाँ है? बताइए। बता रहा हूँ। बहुत से माइनॉरिटी पे चल रही है। रुक तो जाइए। बहुत से आप लोगों को नहीं पता है, ये आपको पता है तो आप जवाब दीजिए। बहुत सी जगह पर जो माइनॉरिटी के इंस्टीट्यूट हैं उनकी जो जमीन है वो बहुत सी जगह कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको जिले गिनाना चालू करूं। मैं बरेली के अंदर बताता हूँ, इस्लामी इंटर कॉलेज है, वहां पर जगह है, सरकारी है। बहुत सी जगह शाहजहांपुर हो गई, लखनऊ हो गई, पीलीभीत हो गई, संभल हो गई, मुरादाबाद हो गई, तमाम जगह। हर दिल्ली का जिक्र करिए। दिल्ली के अंदर भी बहुत सी जगह पे। अब आप उठा लीजिए जाकर जामिया के अंदर जो यूनिवर्सिटी बनी हुई है उसमें कुछ एक जमीन का हिस्सा जो है बहुत से लोगों ने वक्फ दान कर रखा है। अलीगढ़ के अंदर चले जाएंगे, बहुत से लोगों ने और ये प्रावधान हटा दिया। जो हमारे हिंदू भाई जो है वक्फ की प्रॉपर्टी स्कूल चैरिटी के लिए देते थे। मैंने आपसे अस्पताल और शिफाखानों के बारे में पूछना चाहा था, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। अस्पताल और शिफाखाने कितने बनवाए हैं? सही जवाब। चैरिटेबल खुले हुए हैं, लखनऊ चले जाइए, बहुत से चैरिटेबल हॉस्पिटल खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हुए हैं। जाकर के देखिए ना। आप देखना नहीं चाह रही, सरकार झूठ बोलती चली जाती, उसके लिए हम क्या? हम देखना चाह रहे हैं। अगर आप लोग दिखाएंगे तो हम देखेंगे। अगर आप लोग दिखाएंगे और सही डेटा देंगे तो देखा जाएगा। लेकिन अगर आप लोग आकर हवाई बातें करेंगे और ये कहते रहेंगे बहुत सी जगह, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किया। ठीक है, आएंगे आपके पास। 1.5 रुपए पर महीने के हिसाब से। देखिए, जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का नया नाम उम्मीद हो चुका है। उम्मीद का मतलब है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरिंग एफिशिएंसी बिल, यानी कि अब वो एक नई उम्मीद और चेतना लेकर आए इस पूरे देश में। जो भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड के नाम पे हो रहा था, तीसरा सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड माफिया बन के बैठ गया था वक्फ बोर्ड, जिसके तहत कई लाख एकड़, 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने खाली, हमारी भारत देश की जमीन जो गरीबों के काम आनी थी
जो गरीब मुसलमानों के काम आनी थी, उस पे इतनी बड़ी धांधलेबाजी हुई है कि पूरे देश में जो बिल अब पास हुआ है ये बहुत पहले पास हो जाना, अलंत्रिका जी बहुत पहले पास हो जाना चाहिए था। ठीक है, माइक आपके आगे नहीं है, आप सुन भी लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नहीं ठीक है अलंत्रिका जी पर्सनल नहीं। हाँ सुनिए लाखों करोड़ों मामले भ्रष्टाचार के लाखों करोड़ों मामले नहीं, आप क्या जानते हैं वक्फ बोर्ड में ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्या गरीबों और मजलूमों का हाल क्या है? आप पहले मेरा सवाल सुनिए, उस पर जवाब दीजिए आकर के। मुझे ये जानना है, आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपको वक्फ बोर्ड में मिल गया, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया, आपको कहीं और भ्रष्टाचार नजर नहीं आता? आपको नजर ही नहीं आता? धर्म के नाम पे ये था कि जो जमीनें अल्लाह के नाम पे गरीबों को मजलूमों को देनी चाहिए थी, गरीबों और मजलूमों को बेवाओं को देनी चाहिए थी, उस पे आज आईटीसी होटल बन गए, उस पे आज उन जमीनों को बेच दिया गया, गलत जमीनों को आवाज उठाइए, लेकिन ये मत कहिए कि तीसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में ही हुआ। आप सारा ठीक रहा, अगर वक्फ बोर्ड के ऊपर खोल देंगे नहीं चलेगा। लैंडलॉर्ड आज वक्फ बोर्ड बन के बैठा है। देश में जितनी जमीनें, आपकी बात का औचित्य क्या था? लैंडलॉर्ड तीसरा सबसे बड़ा औचित्य क्या था इस बात? इस बात का यही औचित्य था कि जमीन 8 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के अंडर है, तीसरा सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड वक्फ बोर्ड बन के बैठा है। और वक्फ बोर्ड अब वक्फ बोर्ड की जो ये मैनेजमेंट बनी है, जिसका नया नाम उम्मीद है, इसके तहत जिसको हक मिलना चाहिए, मजलूमों को, गरीबों को, अल्लाह के नाम पे जिसकी मदद होनी चाहिए, अब वो मदद ठीक ढंग से होगी। कानून ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत अच्छी उम्मीद है और ऐसा होना भी चाहिए। अनवर जी, इत्तेफाक रखते हैं आप, तीसरा सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड बन चुका है वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार फैलाने का, जो अलंत्रिका जी ने कहा। भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के पास था और भारतीय जनता पार्टी करते आई। मैं मैडम पूछ, आपकी बात मैंने सुन ली, हमारी भी सुन लीजिए बात को। आप महिला आपकी कदर करते हैं। 8 साल से यूपी में आप ही की सरकार है, 11 साल से आपकी यूपी में सरकार है, मेरी नहीं है। चेयरमैन आप ही के बने हुए, मेरे नहीं बने हुए। 8 साल से वहां का पैसा वफ का कहाँ जा रहा था भाई? 18 करोड़ रुपए जो वफ में पैसा आ रहा था, वो कौन से सरकार के पास जा रहा था भाई? क्यों नहीं उसके ऊपर छानबीन हुई? आप इतने दिन से तो शोर मचाते नहीं रहे, एकदम से शोर रात को आ गए, रात को बिल पास कर दिया। ऐसी किसानों का बिल पास करने का काम आपने करा, हमेशा सिर्फ आपने दबाने का काम करा। आप मुझे बताइए, यूपी के अंदर कितना आपने मुसलमानों के लिए काम किया? बताइए। वफ की जमीन जो आपके पास आ रही है, आपका चेयरमैन रजा थे, उससे पहले वसीम थे, वो दोनों उस चीज को खाते जा रहे हैं। वफ की सबसे ज्यादा जमीन वहीं पर है, लेकिन मैडम उस पर बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि इनको क्या है कि अपना आपा छुपाना, दूसरे को शोर करना है। अरे मैडम आप बोल लीजिए, आप बोल रहे। अपनी कमी को छुपाने के लिए, आप अपनी कमी को छुपाने के लिए किसी तरीके आना चाहते हैं। आप देश के मुसलमानों को दबा नहीं सकते। 1913 के अंदर जब अंग्रेज थे, तब भी अंग्रेजों ने बुलाकर उन्हीं मुसलमानों को बिठाकर, इसी दिल्ली के अंदर जब इसको राजधानी घोषित करना था, उन्हीं मुसलमानों को बुलाकर 1913 के अंदर भी इस वफ की जगह जो मस्जिदें थी उनको दी गई थी, कोई उनसे छीनी नहीं गई थी, कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं किया था। बंगाली मस्जिद के अंदर एमसीडी गई, एमसीडी कहती है हमारी जमीन है, झूठ खाना पड़ा उनको। ठीक है, ठीक है। पंडित राजेश को मैं रोका रही हूँ। राजेश जी जरा आगे आइए। मुझे ये समझना है कि वक्फ कानून को बना करके सरकार की ये कोशिश थी कि ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि हिंदू मुसलमान का रंग चढ़ाया जा रहा है। ऐसा क्यों? ये गलत रंग चढ़ाया जा रहा है। इसमें देखो, अभी अलंकृता जी ने जो बताया है, ये जो वक्फ कानून बना है, इसके बनने से और मुसलमानों का भला होने वाला है, गरीब मुसलमानों का भला होने वाला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो दर्द हो रहा है, 1 मिनट शांत रहिए, जो हाँ 1 मिनट शांत रहिए, जिनको दर्द हो रहा है, दर्द सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को हो रहा है जिनका अपना पेट फूल रहा था। इस वक्त की जमीन से जो फायदा ले रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उनको दर्द हो रहा है। बाकी हिंदुस्तान के किसी मुसलमान भाई को कोई दर्द नहीं है, बल्कि मुसलमानों में मिठाइयाँ जा रही है, मुसलमानों की औरतें मिठाइयां बांट रही हैं। मुसलमानों को बिल्कुल भी इस वक्त बोल से कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो दिक्कत हो रही है, वो यहाँ जो वक्त के मालिक बन के बैठे हुए थे, जो जमीनों के मालिक बन के बैठे हुए थे, 5 रुपए में किराए पे वक्त की जमीन, 10 रुपए में किराए की जमीन, ये लेकर के जो लीज बना करके जो बैठे हुए थे, मेन दिक्कत उनको हो रही है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। मुसलमान भाई बहुत प्रसन्न है। विजय कौशिक जी,
जवाब आपका। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक़्फ़ बिल जो सरकार ने अमेंडमेंट की है, इसमें सरकार का ये कहना है कि जो मुस्लिमों द्वारा दान की गई ज़मीन है, अब उसका सही उपयोग होगा मुस्लिम बच्चों की शिक्षाओं में और दूसरी उनकी भलाई के काम उससे होंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूँ, क्या देश के हिंदू आपके दुश्मन हैं क्या? देश के हिंदू करोड़ों अरबों रुपए दान देते हैं हमारे मंदिरों में। इनका भी एक हिंदू बोर्ड बना दीजिए और घोषित कर दीजिए कि हिंदू मंदिरों का जितना भी पैसा है वो केवल हिंदू बच्चों की पढ़ाई में और उनकी गरीब बच्चियों की शादी में उन्हीं के ऊपर खर्चा होगा। तो ये सिर्फ देश को एक बरगलाने के लिए, जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये केवल बीजेपी का षड्यंत्र है। ज़्यादा मत बोलिए आप, सुनिए मेरी बात। हिंदुओं की बात करना हमारा नैतिक फर्ज है। हम हिंदू हैं तो क्या करें भाई, हमारे हित की बात नहीं करेंगे क्या? मुझे हंसी आ रही है। आप कांग्रेस के लीडर हैं, आप कांग्रेस के लीडर हैं और शुरू से जन्मों से अरसों से आप लोग मुसलमानों की वकालत करते आ रहे हैं। अचानक से हिंदू की याद आ गई आपको? मैं नहीं, दुनिया जानती है। सीधे रुख कर लेते हैं देश की जनता का। जनता क्या सोच रही है और जनता के जहन में आखिर क्या है, ये जान लेते हैं जनता से। जो भी बोलना चाहते हैं प्लीज अपना हाथ खड़े कर लें और बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हमारे देश के लिए सभी लोग कहते हैं, सरदार जी भी कहते हैं, मुस्लिम समाज भी कहते हैं, जितना आज के मैं राजपूत हूँ, मैं ये नहीं कि भाजपा का सपोर्टर हूँ, मैं सपा में रहा हूँ 17 साल। आज की डेट में जितना मुस्लिम लाभ उठा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में गाजियाबाद में रहता हूँ, करीब 70% आवास जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों को मिले। ये जरूरी नहीं है कि आदमी, हम लोगों पर टाइम नहीं है, हम लोगों पढ़े लिखे होते हैं, हम लोगों की जॉब वगैरह होते हैं, हम लोगों की अगर मिसेज है तो हम पर टाइम नहीं है, हम लोग इस चीज़ का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जितना लाभ मुस्लिम समाज उठा रहा है। मुस्लिम समाज कोई हमारा दुश्मन नहीं है, जन्म ऊपर से आता है, वो एक धर्म का आता है, नीचे आके गरीब के घर में पैदा हो गया तो गरीब हो गया, अमीर के घर में पैदा हो गया तो अमीर हो गया। तो लड़ाई तो ये होनी चाहिए। अरे पढ़ा लिखा मुसलमान तो बीजेपी के साथ है भाई, पढ़ा लिखा समाज। ये नहीं कि मोदी जी दे रहे हैं, मोदी जी अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, ये योगी जी जेब से नहीं दे रहे हैं, ये सब हम टैक्स भरते हैं, सारी चीजें देते हैं तो उसी का तो लाभ मिलता है नहीं। ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही अच्छी सरकार है जो कि हर जगह बीजेपी का लाभ उठा रही है। मुस्लिम समाज ये कहते हैं ना हमें फायदा नहीं है, वक्फ बोर्ड बन गया, वक्फ बोर्ड बना, पहले लड़ाई होती थी। आज की डेट में जातिवाद इतना मूर्खता हो गई है। अरे संभल के अपने बच्चों को पालो, सबसे बड़ी नैतिकता क्या है? बच्चों को पालो। लड़ने में क्या रखा है? बिल्कुल, लड़ने में क्या रखा है, लड़ने में क्या रखा है? बच्चों अपने परिवार पर गौर किया जाए, ये कह रहे हैं। और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? बोलिए। देखिए भाई साहब बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। यूपी की बात बता रहा हूँ, यूपी में जितना भी है 35% मुस्लिमों ने फायदा लिया है, मुस्लिमों ने फायदा लिया है। और मेरा कहने का मतलब, प्रधानमंत्री जो भी कार्य करते हैं, जैसे 3 तलाक को ले लीजिए, 370 ले लीजिए, और क्या बोलते हैं आपको, ये वक्फ बोर्ड का जो हुआ है, तो ये मतलब इसमें क्या हिंदुओं को थोड़ी ना उसमें देने वाले वक्फ बोर्ड का जमीन में, उसका कोई चिंता करे मत। मोदी सरकार जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि ये बात निकली है। अनवर साहब जरा आगे आइए। एक शख्स ने कहा कि ये जमीन हिंदुओं को थोड़ी बांटी जा रही है, जो आप लोगों को गम लगा जा रहा है। इतनी तकलीफ हो रही है कि प्रदर्शन करने पहुंच गए वारिस पठान और मुसलमानों को भी इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, अधिकार है। मेरे भाई को बहुत जल्दी दिक्कत हुई कि खाली मुसलमानी के प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे इस देश के अंदर किसानों ने प्रदर्शन करे भाई, इस देश के अंदर युवा भी प्रदर्शन कर रहा है, इस देश में किसान भी करे। किस लिए करा? अपने हक के लिए। वो मुस्कुराते हुए, खुश मिजाज, हंसते हुए, अच्छी बाइट्स देते हुए मीडिया पर, वो मुसलमान नजर नहीं आए आपको जो वक्फ कानून बनने के बाद से खुश भी थे? मैडम, किस चीज के लिए खुशी हो रही? मुझे ये तो समझ नहीं आ रही, कौन सा मुसलमान खुश हो रहा है? एक तो जमीनें छीने जा रही है और मुसलमान खुश होगा? सिर्फ हमेशा मुसलमानों को दबाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने करा है वो सामने आ रहा है। मैं बार आपसे कह रहा हूँ, मैं यूपी की बात तो करूँ, मैं और कहीं की बात ही नहीं कर रहा। शबनम जी कुछ कह रही थी, क्या कह रही थी आप? देखिए, मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर लाना, कोई भड़काया? किसानों को किसने भड़काया? मैडम बता दीजिए। आप मुझे बोलने दो। किसानों को किसने भड़काया? आप गलत शब्द मत करिए। आप गलत शब्द मत करिए। प्लीज अनवर जी, मुसलमानों को गलत मत कहिए। नहीं, मुसलमानों को कोई गलत नहीं कह रहा है। मुसलमानों को कोई गलत नहीं कह रहा है। आप मुसलमानों को कैसे कह रही हैं? आप मुसलमानों को कैसे कह रही हैं? आप मुसलमानों अनवर जी, बात को अलग तरीके से कोट मत कीजिए। उन्होंने मुसलमानों को गलत नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। बात को
सुनिए और फिर समझिए। गलत कौन है? मुसलमानों को सही दिशा की तरफ ला रहे। आओ देश के कानून के साथ जुड़ो, आओ देश की मुख्य धारा में जुड़ो। आप लोग लाते हो भाई, शाहीन बाग किसने बनाया? क्या सीए एनआरसी से किसी मुसलमान को तकलीफ हुई? नहीं हुई। ये क्या भड़का कर रहा है कि चलो चलो तुम्हें तो देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इनका तो एजेंडा है, इनकी मोटे पेट वालों की दुकानें बंद हो रही हैं। बस वही मुसलमान परेशान है जिसकी दुकानें बर्बाद हो रही हैं। और जिन लोगों की दुकानें आबाद हो रही हैं, भारत की मुसलमान जो जनता है जिनकी दुकानें आबाद हो रही है, वो कह रहे हैं वाह वाह मोदी जी, बहुत बढ़िया मोदी जी, ठीक है, आपने बहुत बढ़िया कर दिया। नहीं, सवाल तो ये पैदा होता है कि 11 साल हो गए सेंटर के अंदर सरकार को। इनसे पूछिए कितनी सेंटर यूनिवर्सिटीज बना दी है सरकार ने, पूछिए। और 29 साल से गुजरात के अंदर सरकार है, बड़ा जिक्र करा करते थे गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। मध्य प्रदेश के अंदर भी लगभग 20-22 साल हो जाएंगे सरकार इनकी बनी हुई। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कौन नियुक्त करता था? जैसी ही आप सदन के अंदर ये इजाजत है कि आप जो है अपना एक बिल बना सकते हैं, वैसी ही अधिकार विधानसभाओं को भी है। मुसलमानों की आड़ लेकर के और पीछे से, मैं तो कहता हूँ ये लोग तो जेब कतरे हैं, काट लेते हैं। कैसे? अभी पेट्रोल और डीजल पे 2-2 रुपए बढ़ा दिए, 50 रुपए गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए, गरीब आदमी की जेब काट ली, लोगों को वक्फ बिल दे दिया। 19 लाख करोड़ रुपए एक दिन के अंदर सुहा हो गया, उस पर बात नहीं। 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति के पीछे पड़े हुए, कोई जवाबदेही नहीं सरकार की। और सुप्रीम कोर्ट में लगातार लताड़ खाते वहां पे खड़े होकर के। आप बता दिए कहां हुआ? तमिलनाडु के मामले में क्या कहा गया? उन गवर्नर के मामले में कुछ नहीं बोला गया। दिल्ली के गवर्नर के ये हाँ करिए, अब यही है। भारतीय जनता पार्टी चीखेगी चिल्लाएगी, मुद्दों पे टिकती नहीं है। आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे, आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे। तो ये स्थिति है देश की राजधानी दिल्ली की। वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ कानून को लेकर के पारा काफी ज्यादा हाई नजर आ रहा है। कौन किसको भ्रमित कर रहा है? जनता का विवेक है और जनता सब समझती है। एक बार फिर से यही कहूंगी, सब कुछ सोच समझ के कीजिएगा और फैसला लीजिएगा, कौन सही कौन गलत। फिलहाल के लिए, आज के लिए जनता की आवाज में बस अपना ही। आप देखते रहिए भारत 24।